और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे तो केदारनाथ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें केदारनाथ धाम पहुंचे हैं धर्म रक्षक पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचकर लिया बाबा केदार का आशीर्वाद। सीएम धामी का केदारनाथ धाम पहुंचने पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय और तीर्थ पुरोहितों ने किया भव्य स्वागत। सीएम ने बाबा केदार के किए दर्शन, बाबा केदार की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए की कामना। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालु का किया अभिनंदन। मुख्य सेवक धामी को अपने बीच पाकर श्रद्धालु दिखे उत्साहित। श्रद्धालुओं, स्थानीय दुकानदारों और पुजारियों से की बात। धामी ने यात्रा व्यवस्थाओं का लिया फीडबैक। 3 नवंबर भैया दूज को सुबह 8:30 पर बंद होंगे बाबा केदार के कपाट। से प्राप्त है केदारनाथ भगवान की जय। केदारनाथ भगवान की जय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै विकाराय नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। जय बाबा केदार, ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार। ये आपके पुरोहित की है। आगे से नहीं है एक भी छोड़ दो। गोविंदाय नमो नमः। यज्ञ स्वरूपाय जगन्नाथ पाप संज्ञानामि कपिलो शिवार्पणम्। बोल केदारनाथ भगवान की शिखर के नीचे जरूरी है। जनता जरा है। तो वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दीपावली का पर्व देहरादून छावनी में तैनात सैनिकों के साथ अत्यधिक हर्ष और उत्साह के साथ मनाया। सैनिक कल्याण मंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाई और उन्हें दीपोत्सव की बधाई दी। मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी हर साल जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते उनका प्रयास रहता है कि वे अपनी दीपावली हमेशा भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाएं। सैनिक कल्याण मंत्री ने अपनी सैन्य सेवा के दौरान विभिन्न सीमाओं पर दीपावली पर्व की यादों को भी ताजा किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान दुर्गम क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए काम करते हैं। इन जवानों की वजह से ही पूरा देश चैन की नींद सोता है। जवान अपने परिवार से दूर रहकर जिस बहादुरी और साहस के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं वह काबिल तारीफ है और कहा कि सैनिकों का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। उधर दीपावली के पावन अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के देहरादून स्थित शासकीय आवास पर गोरखाली समाज के रंगकर्मी बच्चों ने भाईलो उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर मंत्री ने रंगकर्मियों को दिवाली की बधाई दी और मिष्ठान भी वितरित किया। विदित हो कि भाईलो पर्व आमतौर पर लक्ष्मी पूजा की रात को महिलाओं और लड़कियों द्वारा किया जाता है, जबकि देवसी अगली रात को लड़कों और पुरुषों द्वारा किया जाता है। हालांकि पिछले वर्षों के दौरान इसे महिला एवं पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से मनाया जाता है। इन्हें क्रमशः भैलिनी और देवसी कहा जाता है। कार्यक्रम के अंत में भोजन एवं मिष्ठान परोसा जाता है और गायकों को पैसे दिए जाते हैं। इस बदले भाईलो टीम सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देती है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, वह सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा।
जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। त्योहार मनाओ तो ठाठ से मनाओ। आज ही घर ले आओ हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक और दिखाओ 69 का ठाठ। हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से आ रही है। डीजीपी अभिनव कुमार पहुंचे हैं सीएम आवास। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीजीपी अभिनव कुमार ने सीएम धामी से भेंट की है। सीएम धामी को उत्तराखंड पुलिस परिवार की ओर से दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर की चर्चा। बड़ी खबर आप तक देहरादून से, जहां पर डीजीपी अभिनव कुमार सीएम आवास पहुंचे हैं और डीजीपी ने सीएम धामी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद की तस्वीरें साझा की है। इस दौरान सीएम धामी को उत्तराखंड पुलिस परिवार की ओर से डीजीपी ने दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। तो दीपावली की रात हुई धुआंधार आतिशबाजी ने राजधानी देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश की साफ हवा को दूषित कर दिया है, जबकि मसूरी और नैनीताल जैसे पहाड़ी इलाकों की हवा में भी प्रदूषण घुल गया है। राजधानी देहरादून में AQI का स्तर 269 पहुंच गया है, जबकि ऋषिकेश में यह स्तर 166 पहुंचा हुआ है। हरिद्वार में भी AQI का स्तर 164 देखा गया। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी का AQI स्तर 145 नापा गया है। नैनीताल का AQI स्तर भी लगभग मसूरी के जैसा ही है, जबकि सामान्य तौर पर यह काफी कम रहता है। बता दें कि AQI का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जो किसी भी शहर की वायु गुणवत्ता को मापने का काम करता है। हवा में 0 से 50 के बीच के AQI स्तर को सेहत के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, जबकि 51 से 100 के बीच के AQI स्तर को संतोषजनक कहा जा सकता है। 101 से 200 के बीच के AQI स्तर को मध्यम श्रेणी में रखा गया है, जबकि 201 से 300 के बीच के AQI स्तर को खराब माना जाता है। तो वहीं 301 से 400 AQI की बात करें तो ये स्तर बेहद ज्यादा खराब के दर्जे में रखा गया है इसे। इसके अलावा 401 से 500 AQI स्तर को बेहद गंभीर की संज्ञा दी गई है। AQI के मानकों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड के शहरों की आबोहवा में आतिशबाजी ने कितना जहर घोला है। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। देहरादून से नरेंद्र नगर जा रही स्कॉर्पियो खाई में गिरी है। यह घटना रानी पोखरी नरेंद्र नगर बाईपास मार्ग पर हुई। स्कॉर्पियो खाई में गिरने से ड्राइवर सहित 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको पुलिस और SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। घटना क्यों और कैसे हुई, इसका अभी पता नहीं चला है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आज तड़के 3:30 बजे कंट्रोल रूम से पुलिस को सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो रानी पोखरी नरेंद्र नगर बाईपास मार्ग पर खाई में गिर गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद SDRF की टीम ने खाई में उतरकर स्कॉर्पियो में फंसे ड्राइवर और उसके एक साथी को बाहर निकाला। दोनों घायलों को एम्बुलेंस से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। SDRF के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि घटना क्यों और कैसे हुई, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। फिलहाल घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। घायलों की पहचान विवेक उनियाल और शिवतंग उनियाल निवासी नरेंद्र नगर के रूप में हुई है। गनीमत ये रही कि कंट्रोल रूम को सही समय पर सूचना मिल गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टला है। अगर सूचना नहीं मिलती तो दोनों घायल स्कॉर्पियो में फंसे रहते और उनकी जान को खतरा हो जाता। देहरादून से कार में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। कोतवाली पलटन बाजार क्षेत्रांतर्गत एक कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई है, जिसके बाद कोतवाली पलटन बाजार द्वारा घटना की सूचना फायर स्टेशन को दी गई। फायर स्टेशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
गनीमत रही कि हादसे में जानमाल की किसी तरह की हानि नहीं हुई और बड़ा हादसा होते होते टला है। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में प्रचार प्रसार में जुड़े राजनीतिक दलों के नेता 6 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। 90,540 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। बीजेपी कांग्रेस के कई नेताओं की साख दांव पर। केदारनाथ सीट पर 3 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस का रह चुका है कब्जा। 4 नवंबर को है नाम वापसी की तिथि। नाम वापसी के बाद स्थिति होगी साफ। 20 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को आएगा परिणाम। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में अब कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। उपचुनाव में प्रचार प्रसार में जुटे हैं राजनीतिक दलों के नेता। 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन अभी तक दर्ज किया है। 4 नवंबर को नाम वापसी की तिथि है। नाम वापसी के बाद स्थिति आगे की स्पष्ट हो पाएगी। तो वहीं 90,540 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की साख जो है यहां पर दांव पर लगी हुई है। केदारनाथ सीट पर 3 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस का रह चुका है कब्जा। तो वहीं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, अब धीरे धीरे जो है स्थिति और ज्यादा दोनों पार्टियों के लिए कहें तो जो आजमाइश की होने लगी है। बात अगर बीजेपी और कांग्रेस की करें तो केदारनाथ में जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर दोनों पार्टियों में सीधी टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में अब कई नेताओं की साख भी दांव पर लगी है। क्या कुछ अपडेट है, किस तरह पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं? हाँ संदीप, कहें तो आज 1 नवंबर हो चुका है और उत्तराखंड में भी दिवाली कहें तो 31 को मनाई जा रही है और 1 तारीख को मनाई जा रही है। तो कहीं जगह इस बार त्योहार भी, दिवाली भी 2 दिन हम देख रहे हैं कि मन रही है। कुमायूं में अगर हम कुमायूं रेंज की बात करें तो वहां पर आज दिवाली है और कहीं जगह गढ़वाल और यहाँ की बात करें तो 31 तारीख को दिवाली मनाएंगे। लेकिन अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें उनके अनुसार दिवाली आज है और आज ही बद्रीनाथ धाम में मनाई जा रही है। तो 1 तारीख दिवाली है, कल अब 2-3 दिन और भैया दूज और ये 2-3 कार्यक्रम है। तो कहीं सोमवार से कहीं ना कहीं जब 4 तारीख को पूरी नाम वापसी की हो जाएगा और पता चलेगा कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में है। और फिलहाल कहें तो अभी कोई कांग्रेस और भाजपा की बात करें कोई बागी प्रत्याशी ने पर्चा भरा भी नहीं है। तो स्थिति एक तरह से साफ है। यूकेडी हो गया, बीजेपी कांग्रेस हो गई, 1-2 और विधायक 1-2 और होंगे। तो कुल मिला के कहीं 90,540 मतदाताओं की ये केदारनाथ जो विधानसभा है और केदारनाथ धाम से इस विधानसभा का महत्व और आस्था और बढ़ जाती है। तो यही एक सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपना प्रेस्टीज इशू बनाया है कि हर हालत में केदारनाथ विधानसभा से जो उप चुनाव है उसको जीतना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आशा नोटियाल जो 2 बार पहले विधायक रह चुकी है उसको यहां से प्रत्याशी बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी यही कहना है कि हम अधिकतर प्रयास ये करते हैं कि इस सीट से महिला को टिकट मिले और वही यहाँ की विधायक बने। भारतीय कांग्रेस की अगर बात करें तो मनोज रावत हैं, 1 बार वो भी चुनाव जीत चुके हैं, वो भी चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। तो कुल मिला के कहें सरकार और विपक्ष का इस टाइम सीधा मुकाबला यहाँ पर होगा। विपक्ष कांग्रेस है और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है। और अब यही देखना है कि सरकार का कितना लाभ यहाँ पर मिलता है, क्योंकि लगातार आश्रम मुख्यमंत्री आज बाबा केदार के द्वार पे गए थे, उन्होंने पूजा अर्चना भी वहां पर की है और उसके बाद वो अपने चंपावत पहुंच गए अपनी विधानसभा क्षेत्र में। तो कुल मिला के हम कहें कि ये विधानसभा जो है कि आस्था का प्रतीक है और आस्था से जुड़ी हुई है। बाबा केदारनाथ धाम इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी का भी लगाव रहा है और वही मुख्यमंत्री का कहना है, इस पर भाजपा नेताओं का कहना है कि यहाँ से विकास जो है अभूतपूर्व विकास हुआ है। नई केदारपुरी का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर। 2013 में यहाँ पर आपदा आई थी तो केदारनाथ में बहुत बड़ी आपदा आई थी और कहीं 1000 लोग माँ गंगा की गोद में समा गए थे। तो वही अब स्थिति है। उसके बाद दोबारा माँ केदारपुरी का निर्माण किया जा रहा है और उसके बाद वहां चल रहा है और भी अन्य विकास कार्य चल रहे हैं। तो वहीं भाजपा का कहना है कि अगर विकास गति को और गतिमान रखना है तो वहां की जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना होगा। डबल इंजन की सरकार का यहाँ विकास कार्य चल रहा है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार
सरकार की नाकामियों को, सरकार के भ्रष्टाचार हो गए, कई मामले को लेकर वो इस पे एक आरोप प्रत्यारोप की अब राजनीति शुरू हो जाएगी। 4 तारीख के बाद, मैंने जब त्योहार काफी खत्म हो जाएगा तो मुझे लगता है अगले 3-4 दिन बाद 7-8 तारीख से कहीं ना कहीं इस प्रचार में तेजी आ जाएगी। दोनों पार्टियां अपनी जोर शोर से प्रचार में जुड़ जाएंगे, तो वरिष्ठ नेता जुड़ जाएंगे, जनसभाएं होंगी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू होगी वहां पर। और 20 नवंबर को चुनाव यहाँ पर होना है और 23 नवंबर कहे तो महाराष्ट्र, झारखंड और यहाँ सभी के उपचुनाव है, वहां के सभी के नतीजे आएंगे। तो इंतजार करना होगा अगले अभी 1-आधा हफ्ते का कि जब प्रचार में तेजी आएगी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जब दोनों पार्टियों की तरफ से शुरू होगी तो कहीं ना कहीं चुनाव किस ओर जाएगा, इसका भी देखना होगा हमें। कमल, एक फैक्टर हमेशा से ये रहता है, चाहे हम देश के किसी भी कोने की बात करें, कि जिस राज्य में जो सरकार होती है अगर वहां उपचुनाव होते हैं तो प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, ज्यादा उम्मीदें कि जिस पार्टी की सरकार है वही वहां का उम्मीदवार जीतता है। तो यहाँ क्या लगता है स्थिति को लेकर के, जो पिछले 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, बीजेपी को खासी यहाँ से उम्मीदें थी लेकिन उनको नतीजों में तब्दील नहीं हो पाई थी, उम्मीद जो है वो धरी की धरी रह गई थी। तो क्या लगता है कि यहाँ पे ये सरकार वाला फैक्टर काम आएगा, या फिर कांग्रेस जो है जितनी भी सरकार की नाकामियां गिना रही है वो जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएगी? संदीप, अगर हम 2 उपचुनाव की बात करें, जब भी 2-3 महीने पहले हुए थे, मंगलौर की अगर बात करें जो हरिद्वार जिले में आता है, वहां पर आज तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीता है। वहां कांग्रेस जीती है, भाजपा जीती है, अन्य प्रत्याशी जीती, लेकिन इस बार हमने वहां बड़ा रोचक मुकाबला वहां पर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो हार हुई है, नेक टू नेक फाइट थी और बहुत कम मतों से वहां हुई है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार मंगलौर में किया, भले ही वो हार गई है। जहां कहीं हजारों से हारती थी कि बहुत सीमित वोटों से हारी है। और वहीं बद्रीनाथ की बात करें, जो राजेंद्र भंडारी थे वहां के विधायक थे कांग्रेस के, वो भाजपा ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, तो उसके बाद वो सीट खाली हो गई थी। लेकिन वहां की जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने उसी राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया, लेकिन वहां की जनता ने उसको नकार दिया कि दल बदलू कहते हुए उसको मतदान नहीं किया और कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से जीत चुका है। अब कहें केदारनाथ का उपचुनाव है, अब यही देखना है, क्योंकि दावे बिल्कुल किए जा रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा उत्साह में जुड़ रहा है कि दोनों उपचुनाव में उसको सीट जीत मिली थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि वो पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब जिस हिसाब से वहां पर जनता की आवाज दिखाई दे रही है, जिस हिसाब से लोगों की बात सुनाई दे रही है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 20 नवंबर को मतदान करने जा रही है और काफी अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीतने जा रही है। बात अगर कमल जनता की करें तो जनता का क्या मूड देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक जो है लोगों से बातचीत शुरू हो गई होगी, तो अब ये उम्मीदें लगाई जाने लगती है कि किस ओर जो है ये ऊंट राजनीति का करवट लेगा। तो जनता का क्या कुछ अभी तक सामने आ रहे हैं उनके मन की बातें? हाँ संदीप, कहें तो बिल्कुल अभी जनता का मूड अभी, क्योंकि मैंने कहा ना 20 दिन अभी मतदान में है, तो अभी पिक्चर कुछ नहीं, अभी कोई मतदाता प्रत्याशी बोलने को तैयार नहीं है। मैंने कहा ना अगले 7-8 दिन बाद जब चुनाव में प्रचार तरी हो जाए, समर्थक निकल के आएंगे और समर्थक कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में जब प्रचार करेंगे तो कहीं ना कहीं तस्वीर दिखती है। अब ये थोड़ा सा हमें लगभग हम कहें तो 1 हफ्ता हमें और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा किस और प्रत्याशी की ओर जनता की हवा बह रही है। अभी हमें विचार करना पड़ेगा। पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों पार्टियां इस पे दावा जीत का दावा ठोक रही हैं, लेकिन 23 नवंबर को जब मतगणना होगी तो सारी पिक्चर, दोनों के दावे किसके खाली और किसके भरे दिखाई दिए, ये हमें दिखेगा। पर अभी हम अगर बात करें तो हमें इंतजार करना पड़ेगा 1 हफ्ते का, और ताकि पूरी पिक्चर क्लियर होगी। हम देखते हैं कि जब अंतिम चरणों का चुनाव होता है, जब 2-4 दिन रह जाते हैं तो एकदम चुनाव किसी करवट भी चेंज हो जाता है। हमने हरियाणा का चुनाव देखा। थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा सभी को स्थिति साफ होने के लिए कि इस चुनाव पर और इस सीट पर कौन कब्जा कर पाता है। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।